आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब बताती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच और बिहेवियर नंबर्स और फॉर्मूलाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हम मानते हैं कि पैसा कमाने और उसे मैनेज करने के लिए सिर्फ नॉलेज और स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन असली गेम हमारी फाइनेंशियल साइकोलॉजी का होता है। हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे डिसीजंस कैसे बनते हैं और हम अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस किताब में मॉर्गन हाउसेल ने बताया है कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजी है। यानी आपकी माइंडसेट, हैबिट्स और डिसीजंस आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा मायने रखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनकी इमोशंस, बायसेस और अपब्रिंगिंग उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इस समरी में हम इस किताब के 10 की चैप्टर्स को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस ले सकें और पैसों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं है। हम सभी पैसे को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, और यही वजह है कि हर इंसान के फाइनेंशियल डिसीजंस एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जब हम किसी को ऐसे डिसीजंस लेते देखते हैं जो हमें गलत लगते हैं, तो हम तुरंत जज कर लेते हैं और सोचते हैं ये इंसान फाइनेंशियल मैटर्स में बिल्कुल समझदार नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी अपने पैसों को लेकर जानबूझकर गलत फैसला नहीं लेता। हर इंसान अपनी परिस्थितियों, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और अपने माइंडसेट के आधार पर पैसे से जुड़ी डिसीजंस लेता है। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि हम सभी के पैसे को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, जिसने अपनी जिंदगी में 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को अपनी आंखों से देखा और उसका नुकसान झेला, वो स्टॉक मार्केट को रिस्की और खतरनाक मान सकता है, जबकि जिसने 1990 के इकोनॉमिक बूम और बढ़ते स्टॉक मार्केट को देखा है, वो इसे पैसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका समझेगा। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है और उसने बचपन में पैसों की तंगी को महसूस किया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। वह बहुत सोच समझकर खर्च करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करेगा और कभी भी अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रहा है और जिसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी, उसके लिए पैसा खर्च करना एक सामान्य बात होगी। हो सकता है वह बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने में भी हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल कुशन होता है। यही वजह है कि कोई भी इंसान पैसे को लेकर पागल नहीं होता, बल्कि उसकी फाइनेंशियल बिहेवियर उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम सभी पैसे के मामले में डिसीजंस लेते समय सिर्फ लॉजिक पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हमारे इमोशंस, हैबिट्स और अपब्रिंगिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब हम किसी और के फाइनेंशियल डिसीजंस को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, तो असल में हम उसकी पूरी लाइफ स्टोरी को इग्नोर कर रहे होते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, और जो स्ट्रैटेजी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, वह दूसरे के लिए गलत हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इन्वेस्टिंग में देखने को मिलता है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को बहुत रिस्की मानते हैं और पूरी जिंदगी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं। वहीं कुछ लोग इक्विटी और क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और उनमें पैसा लगाते हैं। दोनों ही लोग अपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। इसी तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं, जबकि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पैसा कमाने का असली मकसद उसे एंजॉय करना है। किसी के लिए सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो किसी के लिए स्पेंडिंग या इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल हमें यह सिखाते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं होता। हमें दूसरों की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझना चाहिए और अपने हिसाब से सही डिसीजंस लेने चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए जज करना कि वह पैसे को कैसे मैनेज कर रहा है, बिना उसकी पूरी कहानी जाने, एक बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं,
तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि यह इमोशंस और माइंडसेट का गेम भी है। और जब हम यह समझ जाएंगे, तभी हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे और दूसरों को जज करने की बजाय अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। हम सभी मानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कड़ी मेहनत, सही डिसीजंस और इंटेलिजेंस का नतीजा होती है, लेकिन मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि इसमें लक, भाग्य और रिस्क, जोखिम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी उनकी तरह हार्ड वर्क और स्मार्ट डिसीजंस लें तो हमें भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और कई बार सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही देख लीजिए। वह एक ब्रिलियंट विजनरी थे, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि लक ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वह अमेरिका के उन गिने चुने स्कूल्स में से एक था जहां अर्ली स्टेज कंप्यूटर्स उपलब्ध थे। उस समय पूरी दुनिया में बहुत कम लोग कंप्यूटर्स के बारे में जानते थे, लेकिन गेट्स को एक सही उम्र में सही एक्सपोजर मिला, जिससे उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी और आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी महान कंपनी बनाई। अब सोचिए, अगर वह किसी ऐसे स्कूल में होते जहां कंप्यूटर्स नहीं होते, तो शायद उनकी कहानी कुछ और ही होती। दूसरी तरफ रिस्क भी उतना ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। बिल गेट्स का एक सबसे अच्छा दोस्त केंट इवांस था, जो उतना ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट था। दोनों साथ में बड़े हुए, साथ पढ़े और दोनों के करियर की शुरुआत एक जैसी थी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में केंट की जान चली गई और वह कभी अपनी क्षमता को साबित नहीं कर पाया। इससे यह समझ आता है कि जहां एक तरफ लक ने बिल गेट्स की मदद की, वहीं दूसरी तरफ रिस्क ने केंट एवंस का भविष्य छीन लिया। इससे यह भी साफ होता है कि किसी की सफलता या असफलता को पूरी तरह से उसकी मेहनत और डिसीजन से नहीं मापा जा सकता। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बिना गलती किए भी कोई असफल हो सकता है और बिना ज्यादा मेहनत किए भी कोई सफल हो सकता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम आमतौर पर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि अगर उन्होंने यह कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन यह सोचना गलत है, क्योंकि हम उनकी पूरी लाइफ सर्कमस्टेंसेस को नहीं जानते। जब हम किसी बिलियनेयर की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसमें उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल्स और उनके स्मार्ट डिसीजंस पर जोर दिया जाता है, लेकिन उनके साथ हुई लक या अनलक को रेयरली हाईलाइट किया जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति असफल होता है, तो हम उसे इररिस्पॉन्सिबल या नालायक समझ लेते हैं, बिना यह सोचे कि शायद बैड लक ने भी उसकी जर्नी को मुश्किल बना दिया हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों की असफलता को उनकी गलती मानकर जज करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। कोई सही समय पर सही जगह होता है, इसलिए उसे मौके मिल जाते हैं, जबकि कोई अनलकी होने की वजह से पीछे रह जाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रगल्स झेल रहा हो क्योंकि उसे सही मौके नहीं मिले या वह बैड लक का शिकार हो गया। हमें दूसरों की फाइनेंशियल स्थिति को सिर्फ उनकी डिसीजन से नहीं, बल्कि उनके पूरे सफर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत और सही डिसीजंस का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, उसके लिए सही समय, सही मौके और कभी-कभी लक का साथ मिलना भी जरूरी होता है। अगर हम इसे समझ लेंगे, तो न केवल हम खुद ज्यादा हम्बल और ग्रेटफुल रहेंगे, बल्कि दूसरों को भी उनकी स्ट्रगल्स के लिए जज करना बंद कर देंगे। इस माइंडसेट को अपनाने से हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ज्यादा वाइजली हैंडल कर सकते हैं, अपने डिसीजंस को ज्यादा अवेयर होकर ले सकते हैं और जरूरत से ज्यादा घमंड या गिल्ट से बच सकते हैं। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन कितना पैसा काफी है? क्या कभी ऐसा भी होता है जब इंसान यह कह सके कि अब मेरे पास पर्याप्त है, अब और जरूरत नहीं? इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल हमें समझाते हैं
कि ज्यादातर लोग एक ऐसी दौड़ में भाग रहे होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे जितना भी कमा लें, उन्हें और ज्यादा चाहिए। उनकी एम्बिशन उन्हें आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर लालच हावी हो जाए तो यह खुद उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोग अपनी वेल्थ और स्टेटस से कभी संतुष्ट नहीं होते और इसका क्या नतीजा हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजात गुप्ता, एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन जो गरीबी से उठकर एक बिलियनर बना, लेकिन फिर भी और ज्यादा पाने की लालसा में उसने इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी और जेल चला गया। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमाए, वह क्यों कुछ और पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो गया? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। यह नेवर इनफ की साइकोलॉजी है, जिसमें इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि उसे कब रुकना चाहिए। इसी तरह का एक और उदाहरण है बर्नी मैडॉफ, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया। उसने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन फिर भी उसे और ज्यादा चाहिए था। नतीजा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसके फैमिली मेंबर्स भी इस स्कैंडल की वजह से सफर करने लगे। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ इनफ को समझना होगा। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन यह समझना और भी जरूरी है कि कब संतुष्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में हम एथिक्स, पीस ऑफ माइंड और रिलेशनशिप्स को खो देते हैं, तो ये असली वेल्थ नहीं है। बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस पाने के बाद भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें और ज्यादा चाहिए। लेकिन इस दौड़ का कोई अंत नहीं होता, और अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो यह हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए हमें अपनी फाइनेंशियल गोल्स को सही तरीके से डिफाइन करना चाहिए और समझना चाहिए कि किसी भी चीज की कोई सीमा होनी चाहिए, चाहे वह पैसा हो, स्टेटस हो या एम्बिशन। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं लगेगा। चौथा अध्याय, कंपाउंडिंग का जादू। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी नहीं होता, बल्कि असली गेम कंपाउंडिंग का होता है। कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है पैसा अपने ऊपर खुद इंटरेस्ट कमाता है और फिर वह इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाने लगता है। समय के साथ यह प्रोसेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल जाता है, जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझ ही नहीं पाते, इसलिए वे जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वॉरेन बफेट है, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक। लोग उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स की तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और 60 साल से भी ज्यादा समय तक पैसे को बढ़ने दिया। अगर बफेट 30 या 40 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू करते, तो शायद वे इतने अमीर नहीं बन पाते। उनकी असली ताकत उनकी रिटर्न्स में नहीं, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट को लंबा समय देने में है। यही वजह है कि उनके 99% से ज्यादा पैसे 50 की उम्र के बाद बने। कंपाउंडिंग का जादू समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए को 10% वार्षिक रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो पहले साल के बाद आपके पास 1,10,000 रुपये होंगे। दूसरे साल यह 1,21,000 रुपये बन जाएगा और तीसरे साल 1,33,000 रुपये। शुरुआती कुछ सालों में यह ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कंपाउंडिंग का असर तेजी से दिखने लगता है। 30 से 40 साल बाद यह रकम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। यही वजह है कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा सही एसेट्स चुनने से ज्यादा लंबे समय तक बने रहने में है। लेकिन ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। वे स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा बनाने के लिए बार बार खरीदने और बेचने की गलती करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। असली सीक्रेट यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स को सही एसेट में डालकर धैर्य रखना होगा। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम कंपाउंडिंग को समझें
और इसे मैक्सिमाइज करने के लिए लंबे समय तक निवेश करते रहें, न कि शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, सही डिसीजंस लेने के साथ साथ लंबे समय तक टिके रहना ही असली अमीरी की कुंजी है। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वीज स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनने और अमीर बने रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत से लोग मेहनत, स्मार्ट डिसीजंस और रिस्क लेकर अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में उनकी वेल्थ खत्म भी हो जाती है। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में बताते हैं कि पैसा कमाना एक तरह की स्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और लंबे समय तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रखना एक अलग चैलेंज है। जो लोग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं, लेकिन वेल्थ प्रिजर्वेशन को इग्नोर कर देते हैं, वे अक्सर फाइनेंशियल डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अमीर बनने के साथ साथ हमें यह भी सीखना होगा कि अपनी वेल्थ को कैसे बचाया जाए और बढ़ाया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कई लॉटरी विनर्स और सडन वेल्थ पाने वाले लोग हैं। बहुत से लोग अचानक करोड़ों रुपए जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसे वाइजली मैनेज करना नहीं सीखा। वे बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम्स, महंगे घर और फालतू खर्चों में पैसा बहा देते हैं, बिना यह सोचे कि यह हमेशा नहीं रहने वाला। इसका उलटा उदाहरण वॉरेन बफेट है, जिन्होंने अपनी संपत्ति धीरे धीरे बनाई और दशकों तक उसे स्थिर किया। उन्होंने हाई रिस्क डिसीजंस लेने के बजाय स्लो एंड स्टेडी अप्रोच अपनाई, जिससे उनकी वेल्थ हमेशा स्टेबल रही। बफेट आज भी अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अमीर बने रहने के लिए अननेसेसरी रिस्क से बचना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। अमीर बनने के लिए ऑप्टिमिज्म। अमीर बने रहने के लिए फियर। वेल्थी बनने के लिए हमें ऑप्टिमिज्म चाहिए। हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं और रिस्क्स ले सकते हैं। लेकिन वेल्थी बने रहने के लिए फियर यानी डर भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस, गलत डिसीजन या ओवर कॉन्फिडेंस हमें कंगाल बना सकता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, सेविंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते। मॉर्गन हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बने रहने के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी ह्यूमिलिटी, विनम्रता है। मतलब यह मानना कि हमें हमेशा मार्केट, इकोनॉमी और फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में सब कुछ नहीं पता। जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे कभी फाइनेंशियल लॉसेस नहीं झेलेंगे, तभी वे सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में कई बड़े हेज फंड्स और बैंक्स इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बर्बाद हो गए, क्योंकि वे बिलीव करते थे कि उनका सिस्टम फूल प्रूफ है। वेल्थ बनाना और बचाना दोनों में बैलेंस जरूरी है। एक अच्छा एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक पुराने जमाने का किसान। एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी शुरू करता है, नए आइडियाज पर पैसा लगाता है, रिस्क लेता है और फाइनेंशियल ग्रोथ हासिल करता है। वहीं एक किसान पुराने समय से यही सीखता आया है कि अगर उसे पूरे साल खाना चाहिए तो उसे अपने ग्रेन्स को वाइजली स्टोर करना होगा, क्योंकि किसी भी समय ड्राउट, सूखा या फ्लड आ सकता है। यही प्रिंसिपल फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी लागू होता है। वेल्थ बनाना एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मांगता है, लेकिन उसे बनाए रखना एक फार्मर माइंडसेट की तरह होता है, जो हमेशा फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाने और उसे संभालने में बहुत फर्क है। अगर हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करेंगे, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, तो फाइनेंशियल सक्सेस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ करोड़ों रुपये कमाने से नहीं आती, बल्कि उस पैसे को स्मार्टली मैनेज करने और लॉन्ग टर्म सस्टेन करने से आती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ बड़ा पैसा कमाना ही असली जीत नहीं है, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखना और वाइजली यूज करना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। फाइनेंशियल सक्सेस एक लिनियर प्रोसेस नहीं होती, जहां हर सही डिसीजन हमें बड़ा पैसा बना कर दे। असल में
यह कुछ रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटनाओं, टेल इवेंट्स पर निर्भर करती है जो पूरी गेम को बदल देती हैं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि बिजनेस, स्टॉक मार्केट या पर्सनल वेल्थ क्रिएशन में असली सफलता बार बार सही होने से नहीं, बल्कि एक बार बहुत बड़े लेवल पर सही होने से आती है। ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट से लेकर स्टार्टअप्स तक हर जगह लागू होता है। मान लीजिए कि आपने 100 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उनमें से कुछ एवरेज रिटर्न्स देंगे, कुछ लॉस में चले जाएंगे, लेकिन शायद 4 से 5 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो इतना जबरदस्त रिटर्न देंगे कि वे आपकी बाकी सारी लॉसेस को कवर कर देंगे और आपको ओवरऑल प्रॉफिट में ले आएंगे। यही टेल इवेंट्स होते हैं, ऐसी रेयर और अनप्रेडिक्टेबल चीजें जो पूरे सिस्टम को बदल देती हैं और मैसिव वेल्थ क्रिएशन का कारण बनती है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज को देखें, Amazon, एप्पल, गूगल, फेसबुक, तो हम पाएंगे कि ये सभी टेल इवेंट्स की ही उपज हैं। 1990 में हजारों टेक स्टार्टअप्स बने थे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही सरवाइव कर पाए, और उनमें से एक Amazon इतना बड़ा बन गया कि उसने पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बदल दिया। अगर उस समय किसी ने 100 अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा लगाया होता, तो हो सकता है कि 95 फेल हो जाते, 4-6 ठीक ठाक परफॉर्म करते, लेकिन Amazon जैसा एक टेल इवेंट उनकी सारी लॉसेस को कवर कर देता और उन्हें मल्टी मिलियनेयर बना देता। यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में भी दिखता है। उन्होंने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट से बनाया है। मतलब, उन्होंने कई बार गलत डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन जो सही हुआ वह इतना बड़ा हुआ कि बाकी की गलतियां इरेलेवेंट हो गईं। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में यह भी समझाते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही नहीं, बल्कि लाइफ और कैरियर में भी टेल इवेंट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बिल गेट्स को ही ले लीजिए। उनका स्कूल अमेरिका के उन चुनिंदा स्कूल्स में से एक था जहां अर्ली कंप्यूटर्स मौजूद थे, जिससे उन्हें प्रोग्रामिंग सीखने का मौका मिला। यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी जिसने उनके पूरे करियर को शेप कर दिया। अगर यह इवेंट न हुआ होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी न बनती। यही पैटर्न हमें स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और दूसरे इंडस्ट्रीज में भी दिखता है। एक रेयर और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू पूरी गेम बदल देता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सक्सेस टेल इवेंट्स पर निर्भर करती है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका सिंपल आंसर है, हमें बार बार कोशिश करनी होगी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और फेलियर से घबराना नहीं चाहिए। जेफ बेजोस खुद कहते हैं, अगर आप इनोवेशन चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ही यह है कि बहुत बार आपको फेलियर मिलेगा, लेकिन यही फेलियर्स एक बड़ी सक्सेस तक ले जाते हैं। गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसी कंपनियों के पीछे भी कई फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक सही डिसीजन ने उन्हें मार्केट लीडर बना दिया। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा बार सही होने से नहीं आती, बल्कि एक बार बहुत बड़ा सही होने से आती है। हमें यह समझना होगा कि रियल सक्सेस कुछ रेयर और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स की वजह से मिलती है। इसलिए हमें बार बार कोशिश करनी होगी, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को उन अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रखना होगा जो टेल इवेंट्स की तरह हमारी पूरी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को बदल सकती हैं। अगर हम लगातार सीखते रहें, अडेप्ट करें और हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहें, तो जब भी कोई टेल इवेंट हमारे फेवर में होगा, हम उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। याद रखिए, टेल्स यू विन। चैप्टर 7, फ्रीडम, स्वतंत्रता। मनी का असली मकसद सिर्फ चीजें खरीदना या अमीर बनना नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम, यानी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस तब आती है जब पैसा हमें दूसरों के कंट्रोल से आजाद कर देता है और हमें अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने की ताकत देता है। ये फ्रीडम हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं, बल्कि स्ट्रेस, प्रेशर और अनवांटेड कमिटमेंट से भी आजाद करता है। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको किसी ऐसे जॉब में फंसे रहने की जरूरत न पड़े जिसे आप पसंद नहीं करते, तो यह कितनी बड़ी लग्जरी होगी। आज के समय में बहुत से लोग हाई पे करने वाले नौकरियों में होते हैं, लेकिन फिर भी वे स्ट्रेस, डेडलाइंस और ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं। वे ज्यादा पैसे तो कमा रहे होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कंट्रोल की कमी होती है।
फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि आप अपने समय और एनर्जी का इस्तेमाल अपनी पसंद की चीजों में कर सकें, बिना इस डर के कि अगली सैलरी कब आएगी। यही रीजन है कि कई अमीर लोग भी अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे तो हैं, लेकिन वे अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं ले सकते। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि स्पेंडिंग हैबिट्स और सही फाइनेंशियल प्लानिंग से भी आती है। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसे हर महीने मैसिव खर्चे उठाने पड़ते हैं, तो वह असल में फाइनेंशियली फ्री नहीं है। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्चों को कंट्रोल करके और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी बेसिक नीड्स बिना किसी जॉब या एक्सटर्नल सपोर्ट के पूरी कर सकता है, वह फाइनेंशियल फ्रीडम के ज्यादा करीब है। मॉर्गन हाउसल यह भी समझाते हैं कि पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी कार या बड़ा घर नहीं है, बल्कि कंट्रोल ओवर योर टाइम है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप यह डिसाइड कर सकें कि आपको कब, कहां और कैसे काम करना है, तो यह असली फाइनेंशियल सक्सेस है। यही रीजन है कि बहुत से लोग अर्ली रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि वे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाने का असली गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होना चाहिए, न कि सिर्फ ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। असली अमीरी तब है जब आपको किसी और की परमिशन के बिना अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने की आजादी हो। जब पैसा आपको टाइम और चॉइस की फ्रीडम दे, तब समझिए कि आपने सही तरीके से वेल्थ बनाई है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप पैसा सिर्फ इसलिए न कमाएं कि आपको खर्च करने हैं, बल्कि इसलिए कमाएं कि आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी सकें, क्योंकि असली अमीरी स्वतंत्रता है। चैप्टर 8, मैन इन दी कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक महंगी कार, लग्जरी वॉच या ब्रांडेड चीजें होंगी, तो लोग हमें एडमायर करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। जब हम किसी आदमी को एक महंगी कार चलाते हुए देखते हैं, तो हम उसकी तारीफ करने के बजाय खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करने लगते हैं। काश मैं भी ऐसी कार चला पाता। हम उसकी लाइफस्टाइल को एडमायर करने की जगह उस कार के मालिक बनने का सपना देखने लगते हैं। यही मैन इन द कार पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें दूसरों को इम्प्रेस करेंगी, लेकिन असल में लोग उन चीजों को देखकर खुद के बारे में सोचने लगते हैं, न कि हमें एडमायर करने लगते हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल लग्जरी ब्रांड्स और स्टेटस सिंबल्स हैं। बहुत से लोग महंगी वॉचेस, डिजाइनर क्लोथ्स या बड़ी कार्स खरीदते हैं, यह सोचकर कि इससे उन्हें सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उस व्यक्ति से ज्यादा उसके सामान को एडमायर करते हैं। जब कोई फेरारी या लंबोर्गिनी खरीदता है, तो देखने वाले अक्सर सोचते हैं, अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। लेकिन वे उस व्यक्ति के बारे में शायद ही सोचते हैं जिसने वह कार खरीदी है। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगी चीजें खरीदना गलत है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि हम उन्हें क्यों खरीद रहे हैं। अगर कोई चीज हमें जेन्युइनली खुश करती है और हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड करती है, तो वह अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, तो यह एक गलत सोच है। इस पैराडॉक्स को समझकर हम अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को ज्यादा वाइजली ले सकते हैं और शो ऑफ करने की बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस कर सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह है कि स्टेटस और रिस्पेक्ट सिर्फ महंगी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि हमारे काम, व्यवहार और सोच से मिलती है। जिन लोगों को हम जेन्युइनली एडमायर करते हैं, वे अक्सर अपनी सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंस और सक्सेस की वजह से याद किए जाते हैं, न कि उनकी महंगी चीजों की वजह से। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना और खर्च करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हमें किस चीज में हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि असली रिस्पेक्ट महंगी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे एक्शंस और पर्सनैलिटी से मिलती है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। धन वो है जो आप नहीं देखते। जब भी हम किसी को बड़ी कार चलाते, लग्जरी वॉच पहनते
या महंगे डिजाइनर कपड़े पहने देखते हैं तो हमें लगता है कि वह व्यक्ति बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असली वेल्थ वह नहीं होती जो दिखती है, बल्कि वह होती है जो छुपी रहती है, यानी बचाया हुआ और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा। अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना, दोनों में बहुत फर्क है। जो पैसा आप फ्लैशी चीजों पर खर्च कर देते हैं वह वेल्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वह इस्तेमाल हो चुका होता है। असली वेल्थ वह होती है जो आपकी बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में रहती है, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। आजकल सोशल मीडिया और सोसाइटी हमें यह सिखाते हैं कि अमीरी का मतलब महंगी चीजें खरीदना है, बड़ा घर, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड कपड़े और महंगे गैजेट्स। लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आप किसी को फेरारी चलाते हुए देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कितना पैसा बचा होगा। असल में कई बार जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं उनके पास फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कम पैसा बचा होता है। दूसरी ओर, जो लोग सच में फाइनेंशियल फ्रीडम रखते हैं वे आमतौर पर अपनी वेल्थ को शो नहीं करते, बल्कि उसे साइलेंटली ग्रो करते हैं। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि वेल्थ इज हिडन, इट्स इनकम नॉट स्पेंट, यानी असली अमीरी वह है जो खर्च नहीं की गई है, बल्कि वाइजली सेव और इन्वेस्ट की गई है। जो व्यक्ति 50 लाख रुपए की कार खरीदता है उसने अपने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि वही पैसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में लगाकर फ्यूचर वेल्थ बनाई जा सकती थी। ये वही फर्क है जो अमीर बनने और अमीर दिखने में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने से आती है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है लेकिन उसका पूरा खर्च लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करने में चला जाता है तो वह फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाकर उसमें से 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो वह लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ बना सकता है। यानी आपकी वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। मॉर्गन हाउसल वॉरेन बफेट की एग्जाम्पल देते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन आज भी एक सिंपल हाउस में रहते हैं और अननेसेसरी लग्जरी पर खर्च नहीं करते। उनका मानना है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम महंगी चीजों में नहीं, बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस में है। कई बिलियनियर्स के पास इतनी वेल्थ है कि वे अपनी जिंदगी में कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन वे खर्च करने से ज्यादा वेल्थ प्रिजर्व करने और बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि धन वह नहीं है जो आप दिखा सकते हैं, बल्कि वह है जो आपने बचा कर रखा है और जो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और शो ऑफ कल्चर में फंसने के बजाय अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को वाइजली मैनेज करना चाहिए। रियल फाइनेंशियल सक्सेस तब आती है जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, जब आपको किसी अनवांटेड जॉब में फंसे रहने की जरूरत न पड़े, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकें और फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रह सकें। वेल्थ बनाने का असली तरीका है कि कमाने से ज्यादा बचाने पर ध्यान दें, शो ऑफ के चक्कर में न पड़ें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ी लग्जरी महंगी चीजें नहीं, बल्कि टाइम और चॉइस की आजादी है। याद रखिए, बचाया और सही जगह लगाया गया पैसा ही असली धन है। अमीर दिखने की बजाय सच में अमीर बनने पर फोकस करें। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसा बचाएं। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करने और बचाने में है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि सेविंग सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आप उसे वाइजली सेव और इन्वेस्ट नहीं करते तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जो कम इनकम कमाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हाई इनकम अर्नर्स भी अगर अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वे कभी भी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाएंगे। पैसा बचाना सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बड़ा खर्च आने वाला है, बल्कि इसलिए भी कि यह आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप जॉब छोड़कर अपनी पसंद का काम कर सकते हैं,
किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में बिना टेंशन के डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। मॉर्गन हाउसल यह भी बताते हैं कि सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह एक फाइनेंशियल बफर बनाने का तरीका है जो आपको अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से बचाता है। लाइफ हमेशा अस्पष्ट होती है, कभी रिसेशन आ सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की हो। ऐसे में अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आपको कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। एक और जरूरी बात यह है कि सेविंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स की जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि जब वे ज्यादा कमाने लगेंगे तब सेविंग करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप कम इनकम में सेविंग की हैबिट नहीं डालते तो ज्यादा इनकम में भी आप ज्यादा खर्च ही करेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और अननेसेसरी चीजों पर पैसे उड़ाने के बजाय फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। हाउसल बताते हैं कि सेविंग का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह आपको ऑप्शंस देता है। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो आप जिंदगी के बड़े डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले सकते हैं। आपको किसी टॉक्सिक जॉब में फंसे रहने की जरूरत नहीं होगी। आप ज्यादा रिस्क्स लेकर अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो आपको किसी भी डिसीजन को सिर्फ पैसों की मजबूरी की वजह से नहीं लेना पड़ता। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा है। आपके पास चॉइसेस हों, लेकिन सेविंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी और एडवर्टाइजमेंट्स हमें हर वक्त नए प्रोडक्ट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ पुश करते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा खर्च करके हम खुश रहेंगे, लेकिन असल में फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त होना सबसे बड़ी खुशी होती है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे बिलियनियर्स भी सेविंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और कभी भी बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करते। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप कितना बचाते हैं और वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा बचाने की आदत आपको सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम भी देती है। सेविंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह डिसिप्लिन, पेशेंस और फ्यूचर थिंकिंग का सिंबल है। अमीर बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने खर्चों पर कंट्रोल पाना और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ पैसे बचाना। इसलिए चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो, सेविंग की हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो शॉर्ट टर्म लग्जरी के बजाय लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को चुनते हैं।